गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का समसामयिकीय या करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। यह देखा जाए तो करंट अफेयर्स का तीसरा टॉपिक है, जिसमें हम कुछ मटेरियल अगस्त महीने के, साथ में कुछ मटेरियल इसमें सितंबर महीने के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम एक साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज है जो पूरी तरीके से प्रैक्टिस पर आधारित है, एक सीरीज है जिसमें मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और तीसरी सीरीज है जिसमें हम लोग समसामयिकी के तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं। और आगे चल करके हम एक सीरीज स्पेशल चला लेंगे जो यूपी का होगा, अर्थात यूपी स्पेशल होगा, और उसमें भी सिर्फ हम उसी का डिस्कशन करेंगे जिसका संबंध ज्योग्राफी से रहेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज अपने समसामयिकी के टॉपिक को। यहाँ पर जो सबसे पहला समसामयिकी के विषय में तथ्य हमको समझना है, ये है जलकुंभी के विषय में। जलकुंभी भी एक प्रकार का जलीय पौधा होता है, और इसके विषय में लिखा क्या गया है, थोड़ा इसको आप समझिए। यहाँ पर लिखा गया है, दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो उसका नाम है जलकुंभी। फिर है जलकुंभी क्या होता है, तो जलकुंभी के विषय में है कि जल की सतह पर तैरने वाला एक बीजपत्रीय सपुष्पक जलीय पौधा है। जब आप देखते हैं तालाब वाला में देखते होंगे तो चौड़े चौड़े पत्ते वाले जो आपको वनस्पति नजर आती है, उसी को हम कहते हैं जलकुंभी। आगे और स्पष्टता आपको मिल जाएगी। जलकुंभी किस मूल का है, अर्थात किस वंश से यह संबंध रखता है, तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है और दक्षिणी अमेरिकीय मूल का यह पौधा है। असली जलकुंभी जो नदियों के बजाय तालाबों, मीठे मतलब झीलों में, और साथ में यह जो उगता है उसके विषय में बताना है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है पिस्टिया एट्रियोट्स। क्या नाम है? पिस्टिया स्ट्रेट्रियोट्स। तो यह है ऐसा जलकुंभी कि जो तालाब में, झील में और मीठे पानी में उगता है। साथ में अगर हम डिस्कशन करें कि वर्तमान में जलकुंभी पानी की फसलों जैसे ट्रैपा पिस्पिनोसा, फिर है नेलुम्बो, न्यूसिफेरा अर्थात लाल कमल, लाल कमल भी इसी दायरे में आता है। लाल कमल किसकी खेती में ये बाधा डालता है, यह किसकी खेती में बाधा डालता है, तो लाल मखाना। मखाना जो हमको प्राप्त होता है, मखाना भी कई प्रकार के होते हैं, उस मखाना में ये क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है, यही जलकुंभी। जलकुंभी थोड़ा अन्य दृष्टिकोण से भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जैसे आप आगे देख सकते हैं, बांग्लादेश में जलकुंभी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है बात। फिर लिखा, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी जलकुंभी से प्रभावित होती है, तो गोमती नदी प्रभावित होती है। साथ में जलकुंभी जलीय जीवन स्तर पर क्या प्रभाव डालता है, तो यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। कैसे? क्योंकि जब जलकुंभी जल की सतह पर पूरा बिखर जाती है, पूरा फैल जाती है, तो जो कह सकते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन का जल से संपर्क समाप्त हो जाता है, और परिणाम निकलता है कि जल में जो घुलित ऑक्सीजन है, अर्थात जिसको हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, यह डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, और परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होने लगती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सूर्य प्रकाश को कम कर ऑक्सीजन कम कर देता है। तो एक कई कार्य करता है, क्योंकि जब ऊपर एक वनस्पति की लेयर हो जाएगी तो एक तो वायुमंडल से संपर्क कट जाता है, अर्थात डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे यहाँ के जलीय जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश से भी संपर्क हट जाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बाधित होती है। तो इस प्रकार से यह निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। साथ में अगर हम बात करें, जलकुंभी का कौन सा भाग सेलुलोज का सोर्स होता है, सेलुलोज का तात्पर्य हम लोग साइंस में समझते हैं। तो यहाँ पर है कि जो पत्ते इसके होते हैं और तने होते हैं, और तने के रेशेदार वाला जो भाग होता है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। अर्थात जैसे हम लोग नहीं कहते हैं सनई है, लोबिया है, जिसमें रेसे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेसे। जिस रेसे का हम कुछ न कुछ प्रयोग करते हैं रस्सी बनाने के लिए, उसी प्रकार जलकुंभी से भी हमको सेलुलोज का प्राप्त होता है, जिसके पत्तों और तनों से प्राप्त होता है। साथ में अगर बात करें, जलकुंभी में पानी की मात्रा कितने % तक होती है, तो 90% तक
जलकुंभी में क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। साथ में भारत का कौन सा राज्य जलकुंभी आधारित कुटीर उद्योग विकसित कर चुका है? तो असम राज्य जो है यह जलकुंभी पर आधारित कुटीर उद्योग को विकसित कर चुका है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है ये है समुद्री शैवाल के विषय में। अब समुद्री शैवाल की खेती के विषय में देखिए हमको क्या क्या यहाँ पर मतलब ये जो टॉपिक आपके साथ प्रस्तुत किए गए हैं या ज़्यादातर क्वेश्चन और आंसर के आधार पर हैं, लेकिन बहुत सारे तथ्य हैं कि जो इससे आपको क्लियर हो जाएंगे और ये हाल फिलहाल में चर्चा में थे, इसलिए आपको इसको समझना है। यहाँ पर लिखा गया है कि 1989 में किस देश में समुद्री शैवाल की खेती की शुरुआत की गई थी? तो तंजानिया में। ठीक है, फिर अगला है कि 2010 में किस देश में समुद्री शैवाल की खेती आरंभ हुई थी? तो केनिया के दक्षिणी तट पर। ठीक है, फिर है भारत का कौन सा क्षेत्र समुद्री शैवाल बेल्ट के रूप में जाना जाता है? तो मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ देखने को मिलती है? यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये सब खाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर हैं इसको भारत के मानचित्र में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी ये मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के मध्य अर्थात तमिलनाडु के दक्षिण में यह पाई जाती है। तो तमिलनाडु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर मिलती है एक पाक जल संधि। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो समुद्री शैवाल का बेल्ट है वह मन्नार की खाड़ी के समीप है। अगला प्रश्न है कि तटीय निवासी किसकी व्यावसायिक खेती करते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है जो तटीय निवासी होते हैं किसकी खेती करेंगे? तो या तो मत्स्यन की खेती करेंगे या फिर समुद्री शैवाल की खेती करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कथा पाइकस अल्बरेजी। तो कथा फाइकस अल्बरेजी की खेती करते हैं तटीय जो निवासी होते हैं। फिर है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय मेरीकल्चर नीति बनाया गया? 2018 में भारत सरकार ने जाकर के राष्ट्रीय मेरीकल्चर नीति को अपनाया है, अर्थात इससे जो हमारे सागरीय और महासागरीय कृषि है उसको प्रोत्साहन मिलता है। अगला यहाँ पर तथ्य है CSIR या CSMCIR मतलब RI ने कहाँ समुद्री शैवाल खेती प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया है? तो भारत का जो समुद्री शैवाल खेती का प्रशिक्षण केंद्र है ये है रामानाथपुरम, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। फिर अगला है तमिलनाडु महिला अधिकारिता परियोजना जो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष समर्थित परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो तमिलनाडु महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। साथ में सागर लक्ष्मी के विषय में आपसे पूछ सकता है सागर लक्ष्मी परियोजना इस वर्ष औपचारिक रूप से प्रारंभ की गई थी? तो यह शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर 2012 को। लेकिन सागर लक्ष्मी परियोजना का संबंध किससे है? तो समुद्री शैवाल की खेती से। किससे है? समुद्री शैवाल की खेती में स्थानीय मधु आरिनों की क्षमता, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्थानीय मधु आरिनों की क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में। तो सागर लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना कि सागर लक्ष्मी का संबंध किससे है? तो समुद्री शैवाल की खेती और इससे संबंधित जो प्रशिक्षण है उसके लिए यह परियोजना शुरू की गई थी 2012 2 अक्टूबर को। फिर है पाठा नामक, अब देखिए यहाँ से ये तथ्य अलग हो गया। अब तक जो तथ्य था यह समुद्री शैवाल के विषय में था, अब तथ्य शुरू हो गया पाठा वनस्पति के विषय में। किसके विषय में? पाठा वनस्पति। यह एक प्रकार का वनस्पति है, जैसे पान का पत्ता होता है उसी प्रकार इसके भी पत्ते होते हैं। पान का पत्ता आप लोग देखे होंगे, तो उसी प्रकार पाठा नामक जो वनस्पति है उसके भी पत्ते होते हैं। तो यह लिखा है पाठा नामक जो औषधि पौधा है का उपयोग हम पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में करते आ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की बीमारियों से निजात पाने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो विशेष तौर पर अगर गठिया बीमारी है, गठिया बतास, घाव या रेबीज मतलब जो कुत्ते काटते हैं उससे रेबीज वायरस आ जाता है, मलेरिया है या सर्प का दंश है, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पाठा वनस्पति का प्रयोग करते हैं। फिर है पाठा नामक जो औषधि पौधा है का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह सभी को पता होना चाहिए, चरक संहिता में मिलता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों के संबंध में और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के विषय में चर्चा की गई है जो किसी न किसी औषधि के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अगला यहाँ पर है पाठा नामक जो औषधीय पौधा है भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? इसका विशेष तौर पर जो केंद्रण है यह हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु व बिहार। तो इन सब राज्यों में यह पाठा वनस्पति विस्तृत रूप में पाई जाती है। पाठा वंश के पौधे कितने प्रजातियों में वर्गीकृत हैं? तो टोटल इसकी 37 प्रजातियां हैं
और फिर अगर हम बात करें पाठा नामक जो औषधि पौधे होते हैं कि कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है, इसकी जो प्रजाति भारत में है इसका नाम है सीजाम पेलस परेरा। तो आप ध्यान रखिएगा, सीजाम पेलस परेरा जो है यह पाठा वनस्पति की एक प्रजाति है। साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत दुनिया में हल्दी का कितना % उत्पादन करता है, तो पूरे विश्व में जितना हल्दी का प्रोडक्शन होता है उसका 80% अकेले भारत में प्रोडक्शन होता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे समुद्री शैवाल, पाठा वनस्पति, हल्दी के विषय में, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब अगले तथ्य पर आते हैं। अगला जो तथ्य है ये भी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है, ये है हुलाक गिबन। हुलाक जो गिबन है यह क्या है, तो हम कहेंगे कि बानरों में यह सबसे छोटा एवं समझदार किस्म का बानर होता है। तो हुलाक गिबन एक प्रकार का बंदर है और छोटा है। यही यहाँ पर लिखा गया है कि भारत की एकमात्र बानर प्रजाति हुलाक गिबन की संरक्षण स्थिति एक गंभीर वैश्विक चिंता बन गई है। क्यों? क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा संकट में पहुंच चुके हैं। यह बानर की एक प्रजाति है। गिबन दक्षिण पूर्व एशिया का तात्पर्य है जहां पर आपको इंडोनेशिया, मलेशिया जो मिलते हैं वहां पर ये देखने को मिलता है। तो गिबन दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं तथा इन्हें सभी बानरों में सबसे छोटा एवं समझदार बानर के रूप में जाना जाता है, ऐसा हमको समझना है। साथ में हाल ही में ग्लोबल गिबन नेटवर्क ने एक संगठन है जिसका नाम है ग्लोबल गिबन नेटवर्क ने चीन के हैनान प्रांत में हाईकोउ में, कहाँ पर हाईकोउ में, चीन का हैनान प्रांत है, वहाँ पर एक नगर है जिसका नाम हाईकोउ में, अपने उद्घाटन बैठक में आयोजित की थी, जिसमें इस प्राइमेट ये जो प्राइमेट जिसका नाम है हुलाक गिबन के सामने आने वाली गंभीर स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि जो हुलाक गिबन है जिसके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं, इससे कैसे निजात पाया जाए। हुलाक गिबन जो है वर्तमान इसकी जो आबादी है यह लगभग 12,000 है, अर्थात काफ़ी कम संख्या में ये पहुंच चुके हैं। साथ में अगर बात करें हुलाक जो गिबन है यह पूर्वोत्तर भारत अर्थात जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। साथ में बांग्लादेश है, म्यांमार है और दक्षिण चीन के वन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं हुलाक गिबन। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि हुलाक गिबन कहाँ पर पाए जाते हैं, यह क्या है, तो यह एक बंदर की छोटी प्रजाति है जो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होती। साथ में अगर हम बात करें कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दो अलग अलग हुलाक गिबन प्रजातियां पाई जाती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में हुलाक गिबन की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके क्या नाम है। तो एक जो है इसका नाम है पूर्वी हुलाक गिबन, क्या नाम है, पूर्वी हुलाक गिबन, और एक है पश्चिमी हुलाक गिबन। दो ही प्रजातियां पाई हैं। इसका नाम है हुलाक और इसका नाम है हुलाक ल्यूकोनोडिस। तो आप इन नामों को भी याद रखिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यह प्रजाति चर्चा में रही है। शेष इस पर चर्चाएं हैं तो हम लोग जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि यह IUCN की किस लिस्ट में शामिल किया गया है। खैर अभी तो यहाँ पर इतनी ही चर्चाएं हैं जो हमको समझनी थी। अगले तथ्य पर चलते हैं। अगला तथ्य भी काफ़ी ज़्यादा यह चर्चा में रहने वाला शब्द है। यह एक प्रकार से शब्द है जिस शब्द को हमको समझना है। स्नोबॉल प्रभाव से आप कुछ और समझ सकते हैं, लेकिन स्नोबॉल प्रभाव क्या है यह आप थोड़ा समझिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्नोबॉल प्रभाव का तात्पर्य क्या है। स्नोबॉल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष जो हैं जिनका नाम है बोर्गे ब्रेंडे के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है अर्थात इसका संबंध किससे है, इकोनॉमी से। सीधी सीधी बात, पहले ध्यान रखिएगा, इसका संबंध इकोनॉमिक से है, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से इसकी चर्चा की गई है। साथ में यह शब्द भारत की इकोनॉमी के लिए प्रयोग किया गया है और कहा किया गया है भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में स्नोबॉल प्रभाव अर्थात स्नोबॉल इफेक्ट देख रही है। इसका क्या तात्पर्य होता है ये समझिए। इस प्रभाव की वजह से अधिक निवेश और अधिक नौकरियां पैदा होंगी। कहां पर, भारत में। अर्थात जब कोई स्नोबॉल हिमाच्छादित जो बर्फ की बड़ी बड़ी बॉल होती है, जब कोई स्नोबॉल हिमाच्छादित ढलान से नीचे की ओर जाता है तब इसके कोर के चारों ओर अधिक बर्फ एकत्र होने के कारण इसके आकार में वृद्धि हो जाती है।
जैसे बर्फ का एक कोई बड़ा टुकड़ा है, जब यह आगे बढ़ता है तो यह अपने आजू बाजू में और बर्फ के टुकड़ों को एकत्र कर लेता है। तो उसी प्रकार जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी इसी प्रभाव को दिखा रही है कि आसपास की जितनी इकोनॉमी हैं या जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे अपने देश में निवेश को क्या कर रही है, खींच रही है। यह उसी को कहीं न कहीं डिफाइन कर रहा है और कह रहा है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से अधिक निवेश एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आने वाले वर्षों में एक घातीय वृद्धि होगी जहां ऐसी स्थिति निर्मित होगी जिससे निर्धनता में गिरावट आएगी। भाई अगर हमारे देश में निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो निर्धनता में गिरावट आएगी। साथ ही युवाओं के लिए अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। भारत में इस साल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। तो यह स्नोबॉल का सीधा सीधा संबंध इतना समझना है कि इसका संबंध किससे है, अर्थव्यवस्था से है। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था एक स्नोबॉल जैसा प्रभाव दिखा रही है। जैसे स्नोबॉल होता है अपने आसपास के बर्फ को अपने पास कह सकता है खींच लेता है, उसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था है जो क्या कर रही है, आसपास की इकोनॉमी से निवेश को अपने इकोनॉमी में खींच रही है। इससे क्या होगा, हमारे देश में रोजगार की वृद्धि होगी और कहीं न कहीं इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है यह और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ होगी। तो यह है स्नोबॉल इफेक्ट। अगला यहाँ पर है ब्लड फॉल्स। यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है। ब्लड फॉल्स का संबंध किससे, सीधा सीधा ऐसे लिख देता है कि हाल में ब्लड फॉल्स चर्चा में रहा, इसका क्या तात्पर्य है। सिंपल सा प्रश्न रहेगा और हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, हम कुछ और रीजन लगाते हैं कि ब्लड फॉल्स कुछ और होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ब्लड फॉल्स चर्चा में क्यों रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए, हाल के नवीनतम शोध के अनुसार इसका अनोखा रंग बर्फ से रिसने वाले, ध्यान रखिएगा क्या, बर्फ से रिसने वाले लौह लवण के कारण होता है। सिंपल सी बात है कि बर्फ में जब लौह के साल्ट विद्यमान होते हैं तो यही जब लौह कह सकते हैं एटमॉस्फियर से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है, तो यह अपने रेडिश कलर को छोड़ता है। क्या करता है, रेडिश कलर को छोड़ता है, जिससे यह ब्लड फॉल्स की घटना देखने को मिलती है। यह नवीनतम शोध के अनुसार पता चला है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखा है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है। तो अगर कोई भी आयरन है, अगर जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो रेड कलर में तब्दील हो जाएगा। फिर है ये जो ब्लड फॉल्स है, यह अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से निकलने वाली, ध्यान रखिएगा किस ग्लेशियर की बात कर रहा है, अंटार्कटिका का यह पार्ट है और टेलर ग्लेशियर का यह पार्ट है, निकलने वाली लाल रंग की नदी है। अर्थात वहां पर इस प्रकार का बर्फ मतलब साल्ट युक्त जो लौह है वो विद्यमान होगा, तभी जाके यह लाल रंग की नदी निकलती होगी। साथ में वैज्ञानिकों को साल 1960 में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे लौह नमक मौजूद है। कब पता चला यह घटना, 1960 में। साथ में लौह नमक का मतलब क्या होता है ये आप समझिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं आयरन या फेरिक, इसी का तात्पर्य है लौह नमक। आपसे पूछा जा सकता है लौह नमक, देखिए एक ही तथ्य से कई पॉइंट आपके सामने आ सकते हैं। पहले तो ये पता चल सकता है कि ग्लेशियर के नीचे लौह नमक का पता कब चला, तो 1960 में। जो कहाँ की घटना है, तो अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर की घटना है। और ये पूछ सकता है कि लौह अयस्क का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य फेरिक हाइड्रोक्साइड, सिंपल सी बात। और यह ध्यान रखना है कि यही जो लौह है जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कलर लाल छोड़ता है। फिर है यह अंटार्कटिका के मैकमुर्डो ड्राई बैलीज क्षेत्र में स्थित है। अर्थात इसका लोकेशन पता चल गया, जिसे दुनिया के सबसे ठंडे और न्यूनतम आवास योग्य स्थानों में से एक माना जाता है। चलिए ये भी बात ठीक हो गई। फिर है ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर, इनकी भी बात आ गई, किसकी, थॉमस ग्रिफिथ टेलर की। और इन्होंने सबसे पहले खून के झरने की खोज 1911 में की थी। अर्थात ये जो घटना है यह पहली बार कब खोजी गई थी, 1911 में। किसने खोजा था, थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने, जिसको इन्होंने खून का झरना कहा था।
लेकिन उस समय इन्होंने इसके पीछे जो कारण बताए थे, ये कारण कुछ अलग थे। वो कारण क्या थे? इन्होंने कहा कि जल में जो रहने वाले लाल रंग के शैवाल होते हैं, इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। आपको स्पष्ट रखना है। इन्होंने क्या बताया कि लाल रंग के जो शैवाल हैं, इससे इसका रंग लाल होता है, तो इन्होंने कारण बताया लाल शैवाल को। जबकि वास्तविकता जो है क्या है? तो वास्तविकता है कि यहाँ पर लौह के साल्ट मतलब लौह के नमक पाए जाते हैं, अर्थात लौह लवण पाए जाते हैं, जिसकी खोज 1960 में हुई थी। तो वास्तविक कारण कुछ और था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस दिशा में कार्य किया, जो आगे चल कर के कई अन्य भूगोलवेत्ताओं को या कई अन्य खोजकर्ताओं को एक रास्ता मिला है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर मोटा अनाज के विषय में। मोटा अनाज हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि यह देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, और भारत सरकार भी इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है कि जिससे हमारे जो पारंपरिक खाद्य जो आहार हैं, उस पर थोड़ा निर्भरता हम लोगों की घटे। यहाँ पर अगर हम मोटे अनाज की बात करें, तो भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा मोटे अनाज का जो उत्पादक राष्ट्र है, उसका नाम क्या है? भारत है। ठीक है। फिर है, भारत में कुल मोटे अनाजों में से बाजरा, मोटे अनाज कौन होते हैं? जौ है, बाजरा है, मक्का है, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो बाजरा, ज्वार का विश्व के कुल पैदावार का कितना परसेंट है? आपको ध्यान रखना है कि भारत में कुल मोटे अनाजों में से बाजार और ज्वार का विश्व के कुल पैदावार का कितना परसेंट? 19% अकेले भारत में प्रोडक्शन होता है। फिर है, भारत में मोटे अनाज पैदा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं जहां पर ये मोटा अनाज पैदा होता है? तो मोटा अनाज ज्यादातर सेमी एरिड रीजन में प्रोड्यूस होता है। सेमी एरिड का तात्पर्य जहां पर अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी हिस्सा और उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में ये मोटे अनाज ज़्यादातर मात्रा में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। साथ में अगर बात करें कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में, कब? 2020-21 में देश में मोटे अनाजों की कुल उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा 10 राज्यों से हुआ है? अर्थात जितना यहाँ पर उपज आपने देखा है 20-21 में, इसमें से 10 राज्यों ने कितना दिखाया है अपना प्रोडक्शन? तो 98%। अर्थात भारत के जितने भी राज्य हैं, उसमें मात्र 10 राज्यों ने टोटल मोटे अनाजों का कितना कंट्रीब्यूट किया है? 98% कंट्रीब्यूशन अपना दिखाया है। चलिए अगला यहाँ पर तथ्य कि भारत में मोटे अनाज की औसत उत्पादकता कितनी है? तो 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 1239 ग्राम प्रति हेक्टेयर है क्या मोटे अनाज का प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हेक्टेयर का तात्पर्य होता है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो लगभग 85 बिस्सा होता है। अब बिस्सा क्या होता है, इसके विषय में भी आपको अलग से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बिस्सा क्या होता है, बीघा क्या होता है, एकड़ क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, लेकिन आपको फिर भी समझना है कि 1 हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन है यह 1239 किलोग्राम है। फिर आगे हम देखते हैं कि मोटे अनाजों की कुल पैदावार का 83% हिस्सा किन राज्यों से आता है? आपको ध्यान रखना है, मोटे अनाज की कुल पैदावार का 83% हिस्सा किन राज्यों में उत्पादित होता है? तो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये जो राज्य हैं आप देख रहे हैं, 6 राज्यों में टोटल मोटे अनाज का लगभग 83% प्रोडक्शन किया जाता है। फिर है, मोटे अनाजों के पोषक गुण क्या है? अर्थात इसको हम लोग इतना प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं, यह हमारे लिए इतना अधिक स्वास्थ्यवर्धक कैसे हो सकता है? तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे समाज में फैल रही हैं। मोटापा है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट अटैक की समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। डायबिटीज़, थायराइड, आप मतलब अनगिनत बीमारियों के बारे में आप जान रहे हैं। तो उन बीमारियों से यदि छुटकारा पाना है तो हमको फाइबर युक्त भोजन करना होगा। फाइबर युक्त भोजन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वह ये मोटे अनाज ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं इस मोटे अनाज से हमको प्रोटीन मिलता है, प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है,
विटामिन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, ग्लूटन मिलते हैं। तो ये सब इसमें मिलते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है इन पर्टिकुलर अनाजों से। चलिए अगला यहाँ पर जो चर्चा में रहने वाला पॉइंट है वो है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि यह परियोजना बहुत अतीत की है, लेकिन यह अब जाके कंप्लीट हुई। कब कंप्लीट हुई है? तो कंप्लीट हुई है 29 जून 2023 को। प्रारंभ कब की हुई है ये भी आप ध्यान रखिएगा। जनवरी 2005 से यह प्रारंभ किया गया था निर्माण कार्य, और कंप्लीट अब जाके हुआ है। करीब करीब आप समझ रहे हैं 18-19 साल का टाइम पीरियड लग गया। पहले तो ये समझिए कि सुबनसिरी है कहाँ पर। सुबनसिरी एक सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। पहला तो ये तथ्य, ब्रह्मपुत्रा नदी के दाएं तट की सहायक नदी है सुबनसिरी, और इसी सुबनसिरी पर एक जल विद्युत परियोजना बनाने का कार्य जो परमिशन लिया गया था, यह कब परमिशन लिया गया था? तो 12 अक्टूबर 2004 को इसको स्वीकृति मिल गई थी कि आप इस कार्य को संपन्न करें। और कार्य प्रारंभ कब कर दिया गया? तो 2005 में। लेकिन आगे चल करके देखा जाए तो यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश व असम में स्थित NHPCL, NHPCL का तात्पर्य होता है नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी। अर्थात इस परियोजना को कौन संपन्न कर रहा था? तो उसका नाम है NHPCL। साथ में इसकी जो टोटल क्षमता थी, ये क्षमता थी 2000 मेगावाट, जिससे वर्ष 2023-24 के अंत तक हम लोग बिजली का प्रोडक्शन प्रारंभ कर देंगे। अर्थात अभी यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, अभी यहाँ पर विद्युत का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। साथ में स्थानीय हितधारकों के द्वारा इसको बनाने में कुछ व्यवधान उत्पन्न किया गया, क्योंकि ये लोग आंदोलन किए हैं और विरोध के कारण परियोजना का जो निर्माण कार्य है यह दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2019 तक रुका रहा। बीच में इतना लंबा इस पे आंदोलन चला, इतना लंबा विरोध चला कि यह प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं 2011 से लेकर के 2019 तक एकदम ठप पड़ा था। अर्थात 8 वर्षों तक इस प्रोजेक्ट पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सका। लेकिन अंतोत्तगत्वा जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इसको पुनः स्वीकृति की 15 अक्टूबर 2019 को, तब जाकर के पुनः इस प्रोजेक्ट को संचालित किया गया और अंतोत्तगत्वा 29 जून 2023 को इस प्रोजेक्ट को संपन्न कर लिया गया। तो इसलिए आपको सुबनसिरी के विषय में पूछा जा सकता है। सुबनसिरी चर्चा में रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुबनसिरी जो लोअर जल विद्युत परियोजना है इसका कैपेसिटी कितनी है, किस नदी की सहायक नदी है, किस राज्य में है। तो बहुत सारे तथ्य यहाँ पर आपसे अपेक्षा करता है आयोग, और पूछ भी सकता है। चलिए अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये सभी चक्रवातों के विषय में है। हाल फिलहाल में जो चक्रवात आए हैं उसी के विषय में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। जैसे लिखा है मई के मध्य में बंगाल की खाड़ी में उठने वाला जो तूफान था उसका क्या नाम था? उसका नाम था मोचा। पहला चीज, मोचा शहर कहाँ स्थित है? यह यमन में लाल सागर के तट पर स्थित। स्पष्ट हो गया। मोचा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? काफी के व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध। अर्थात मोचा जो शहर है जो लाल सागर के तट पर है, यमन का एक शहर है, यहाँ पर काफ़ी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यह प्रसिद्ध रहता है और इसी के आधार पर मोचा तूफान का नाम भी रखा गया। फिर अगला तथ्य है कि 15 जून को गुजरात के तट पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने वाले तूफान का क्या नाम था? तो उसका नाम था बिपरजॉय। क्या नाम था? बिपरजॉय। काफ़ी चर्चा में रहा। बिपरजॉय नाम जो है किस देश के द्वारा सुझाया गया था? तो बांग्लादेश के द्वारा बिपरजॉय नाम बताया गया था। बिपरजॉय का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपदा। फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देशों द्वारा इस नाम को कब स्वीकार किया गया था? 2020 में स्वीकार किया गया था। ये बातें तो हो गई। अब अगले तथ्य की हम बात करते हैं। अम्फान जो तूफान है का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो थाईलैंड के द्वारा। अम्फान भी तूफान के विषय में आप लोग सुने हैं। साथ में अम्फान का क्या अर्थ होता है? तो इसका तात्पर्य होता आकाश। अम्फान का तात्पर्य होता आकाश और बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? आपदा। इस तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करें तेजी से गोल गोल घूमने वाला जो उत्पन्न तूफान होता है इसको क्या कहते हैं? बवंडर। क्या कहते हैं? बवंडर।
कितने मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान को चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा जाता है? जिसकी स्पीड 74 माइल्स प्रति घंटे हो, उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। अगला पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाले तूफान को हम क्या कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाले तूफान को सामान्यतः हम लोग हरिकेन, टाइफून, टाइफू ये सब नाम देते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में अर्थात भारत के हिस्से के दक्षिणी अर्धगोलार्ध में उठने वाले तूफान का क्या नाम है? इसको हम लोग साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। और वैसे इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक में जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पर इन सभी के विषय में हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है। तो आप लोग एक साथ कई सीरीज का लाभ उठाएं और जितना हो सकता है अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करें। अगला यहाँ पर तथ्य है कि 1865 में भारत के किस स्थान पर समुद्री बवंडर आने से पूर्व सूचना की प्रणाली स्थापित की गई थी? तो कोलकाता बंदरगाह। कहाँ पर? कोलकाता बंदरगाह पर। यहाँ पर अगला भी तथ्य है कि भारत मौसम विज्ञान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1875 में। ठीक है। फिर सन 1880 तक पश्चिमी तट के किन स्थानों पर तूफान पूर्व सूचना केंद्र स्थापित हो गए थे? तो वह है मुंबई, कराची, रत्नागिरी और कारवार, कुमरा। तो इन स्थानों पर तूफान पूर्व सूचना केंद्र स्थापित कर लिए गए थे 1880 तक। कब? 1880 तक। अगला है 1969 में। कब? 1969 में भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में बार बार आ रहे तूफान, पलायन व नुकसान की हालतों को देखते हुए किस कमेटी का गठन किया गया था? क्योंकि जब एक साइक्लोन आता है तो बहुत सारा जनधन का नुकसान करता है, इससे लोगों को पलायन करना पड़ता है और बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होता है। तो इसी को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया था। कब? 1969 में। इस कमेटी का क्या नाम था? तो साइक्लोन डिस्ट्रॉन मिटिगेशन कमेटी। आपको याद रखना है क्योंकि है अतीत की घटना लेकिन आपको समझना है। अगला है, प्रत्येक महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों के नाम किन के द्वारा रखा जाता है? तो इस नामकरण के पीछे क्या है उसको आपको बताना है। तो विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र के द्वारा ये नाम रखे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कि दुनिया में कितने विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं? तो चक्रवात चेतावनी केंद्र और साथ में विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र। तो विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र की संख्या 6 है और चक्रवात चेतावनी केंद्र की संख्या कितनी है? 5 है। अगला है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर के नाम किस संधि के आधार पर रखे जाते हैं? तो यहाँ पर जो नामकरण की पद्धति मतलब किस संधि के तहत है? तो 1953 की एक संधि है और इस संधि का नाम है अटलांटिक क्षेत्र में 1953 की एक संधि के द्वारा इस प्रकार के नामकरण के नाम के आधार पर हम लोग करते हैं। अगले तथ्य पर हम चलते हैं। अगला है जो हिंद महासागर चक्रवातों का अध्ययन करने के लिए 2004 में भारत के पहल पर किन 8 देशों का एक गठन बनाया गया था? तो जो प्रारंभिक राष्ट्र थे जो इस कह सकते हैं नामकरण में पार्टिसिपेट करते थे, इनका नाम था भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड। ये 8 देश थे प्रारंभ में और इनके द्वारा होता क्या था? 8 नाम सुझाए जाते थे, अर्थात 64 नाम होते। कितने नाम होते थे? 64 नाम होते थे। और इन 64 नामों को अल्फ़ाबेट के अनुसार, किसके अनुसार? अल्फ़ाबेट के अनुसार हम लोग क्या करते थे? नामकरण करते थे। जो भी साइक्लोन, चाहे वह अरब सागर में हो चाहे वह बंगाल की खाड़ी में हो, ये रखे जाते, अर्थात उनके रखने की प्रक्रिया नीचे हम लिखे हैं, बताए हैं। लेकिन कालांतर में 2018 में 5 और देशों को इस समूह में शामिल कर लिया गया। ये 5 देश नए कौन कौन से और शामिल हुए हैं? ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, यमन है और यूएई है। अर्थात 5 देश और शामिल हो गए हैं इस लिस्ट में, जो अर्थात इन महासागरों में आने वाले चक्रवातों के नाम के लिए अपना सुझाव देते हैं। तो अब कितने राष्ट्र हो गए टोटल? अब 13 हो गए। कितने हो गए? अब कुल कितने राष्ट्र हो गए? 13 हो गए। और अब प्रत्येक के द्वारा कितने नाम सुझाए जाते हैं? 13। अर्थात अब सभी लोग 13 नाम सुझाते हैं। अर्थात अब कितने नाम हो गए? 169 नाम। अर्थात एक बार जब यह मीटिंग होती है तो टोटल 169 नामों का क्या कर लिया जाता है? कलेक्शन कर लिया जाता है। और ये नाम जब खत्म होने को होते हैं तो फिर से नए नाम का सीरीज आ जाती है। तो ये हमको ध्यान रखना है।
और ये जो नामों का चयन है यह किस आधार पर किया जाता है? तो अल्फाबेट के आधार पर, देश के नाम द्वारा, देश के द्वारा सुझाए गए नामों में से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं ऐसे 13 नाम पहले क्रम से आपने लिख दिया, क्योंकि सब देशों ने सुझाया होगा 13-13, तो अब एक नाम इनका ऐसे सबका पहले लिया गया, एक सीरीज बनाया गया, तो 13 नाम है। लेकिन ये जो नामकरण किया जाएगा, यह नामकरण किस आधार पर होता है? अल्फाबेट के आधार पर। अब अल्फाबेट का तात्पर्य, जैसे भारत का तात्पर्य है कि इंडिया, आई है, बांग्लादेश मतलब बी से है, पाकिस्तान यानी पी से है, म्यांमार मतलब यम से है, मालदीव यानी यम से है, श्रीलंका यानी एस से है, ऐसे आप नाम देख रहे हैं तो अल्फाबेट के अनुसार। अर्थात जैसे बांग्लादेश के पश्चात किसका नाम आएगा? बी के बाद कौन सा नाम आएगा? आई आएगा, इंडिया। और इंडिया के पश्चात किसका नाम आएगा? ईरान। अब चूंकि आई से ए भी शुरू है, आई से ए भी शुरू है, लेकिन जो सेकंड लेटर है वह एन है, तो एन इंडिया का पहले आएगा, ईरान का बाद में आएगा। तो जैसे आप म्यांमार और मालदीव देख रहे हैं, तो म्यांमार और मालदीव में आप ध्यान रखिए किसका नाम पहले आएगा? तो पहले नाम आएगा मालदीव का, फिर आएगा म्यांमार का। इस आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? नामों का चयन करते हैं, और जब ये नाम सब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर से नई लिस्ट हम जारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि यह नाम जो होते हैं, यह लिंग, धर्म, राजनीति और संस्कृति के प्रति निष्पक्ष होनी चाहिए। अर्थात इसमें इस प्रकार का कोई भी कह सकते हैं नाम हम ना दर्ज करें कि जिससे किसी प्रकार से किसी लिंग, धर्म, राजनीति को ठेस पहुंचे। हाँ, साथ में ये जरूर ध्यान रखना है कि नाम जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, और अंग्रेजी के 8 अल्फाबेट से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात नाम छोटा हो, आसान हो, और मैक्सिमम इंग्लिश के 8 अल्फाबेट के अंदर ही हो। तो यह होता है इस हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों के नामकरण के विषय में। तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य जो थे, इसकी चर्चा आज के एपिसोड में हम लोगों ने किया, और हम लोग कल के एपिसोड में कुछ और भी महत्वपूर्ण अभी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।